जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल विजिट पर जा रहे हैं और ये जो विजिट है ये एक सिर्फ बायलैटरल विजिट नहीं बल्कि हम ये कहना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है पूरी दुनिया को, जो दुनिया इस वक्त देख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात को कहा है कि वो एक हेक्सागन ऑफ अलायंस का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जिसमें इंडिया के साथ साथ अरब देश है और मेडिटेरेनियन और साथ ही अफ्रीका, उस सबको जोड़कर एक साथ लाकर एक एक्सेस तैयार करना चाहते हैं, जिसमें जो फोकस है वो स्टेबिलिटी और शेयर्ड विजन रहेगा। और ये एक प्रगतिशील अलायंस के रूप में आगे स्टैब्लिश होने वाला है। तो इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल जाना किस तरह के संकेत देता है और ये हेक्सागन ऑफ अलायंस क्या है। सर, मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है ये इसको सिर्फ एक बायलैटरल विजिट माने या फिर एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट जो पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है, और वो क्या मैसेज देता है, साथ ही साथ हेक्सागन ऑफ अलायंस जो पीएम नेतन्याहू ने बोला है, इसका उद्देश्य थोड़ा सा मैं इस पे दोनों पे आपसे विस्तार सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया। और जहां तक आपके जो सवाल है, सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, कोई एक विजिट एक मुद्दा या एक पॉइंट के लिए नहीं होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, इनको जोड़ना पड़ता है। जोड़ के जो देश के हित के लिए जो निचोड़ है उसको मद्देनजर रख के कदम रखा जाता है और बातचीत होती है। और इजराइल के साथ हम बढ़ चढ़ कर अपना दोस्ती और रिश्ता जो है बढ़ाते गए हैं और बैलेंस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है, इजराइल के साथ रिलेशंस हमने 90 से शुरू किया था। तब तक जो है हाँ ना की स्थिति में थे, तब तक हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे। पैलेस्टाइन को अभी भी उनकी कॉज के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक मिशन है और जो रिश्ता है, एक शुरुआत ये 90s अर्ली 90s से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कदम कदम पे पार्टनरशिप की जो तहद है और गहराई है बढ़ती जा रही है। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी ये जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, हमें थोड़ा सा बिंदुओं को ज्वाइन करना पड़ेगा कि करीब एक साल पहले करीब करीब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमें मालूम है मिडिल ईस्ट में कैसे शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था और किस किस्म के हमला और कितने लोगों को मारे थे। इजराइल एक विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध और फॉर्मिडेबल डिफेंस फोर्स माना जाता है। इतना होने के बाद बावजूद उनके नाक के नीचे किस तरह हुआ। और ये भी बता देना चाहता हूँ यहीं पे संक्षेप में कि उन्होंने 6:30 से लेके 6:50 6:55 तक, मान के चलिए 20-25 मिनट तक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हमास ने ब्लैकआउट किया था। ये नॉन स्टेट एक्टर इसमें माहिरता हासिल करना एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ होती है, क्योंकि विश्व में आज के दिन में काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी इस किस्म की काबिलियत नहीं रखते हैं। तो अगर नॉन स्टेट एक्टर ने किया है, सवाल यहीं पे आता है क्या उनकी काबिलियत है या उनके पीछे ईरान का हाथ था। ईरान में क्या ये काबिलियत है? मेरे विचार के मुताबिक अभी हो सकता है, लेकिन उस समय था नहीं। तो कहाँ से लिया था? तो चाइना, क्योंकि चाइना का अगर व्हाइट पेपर आप पढ़ेंगे 2014 को उन्होंने अनाउंस किया था कि विश्व में सिर्फ एक ही देश है, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किए थे, जो कि 6 डोमेन, डोमेन क्या होता है? लैंड, एयर, सी, ये 3 डोमेन पहले होते थे। और 3 डोमेन जो नए किस्म की जिस बोलते हैं कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जो 3 नए डोमेन है वो आ जाता है साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये 3 न्यू डोमेन में उन्होंने काबिलियत हासिल की है, उन्होंने ये अनाउंस किया था। और यही चीज़ डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका के जो फोर्सेस हैं उन्होंने काबिलियत नहीं, उन्होंने उसको कामयाबी या अप्लाई किए थे ग्राउंड में।
और ये 2002-2004 में ऑफिशियली उन्होंने कुछ हिंट दिया था, लेकिन अनाउंस नहीं किया था इस किस्म के अनाउंसमेंट जैसे चाइना ने किया है। तो उसके बाद हमें पता है कैसे पेजर अटैक और आईकॉम अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के खिलाफ, और ये एक किस्म का नए मॉडर्न तरीके की तरफ शिफ्ट हुए थे। सोनिक बूम के जरिए से वो हिजबुल्लाह का लीडर को कैसे जमीन के करीब करीब, ओपन सोर्स में बोलते हैं 200 मीटर, मेरे पास जो खबर है वो कि 600 मीटर गहराई एक बंकर अंदर जाके वो छुपे थे, उनको ट्राइंगुलेशन मेथड से लोकलाइज करके बंकर बस्टिंग जो बम होता है 2000 केजी से ज्यादा वजन होता है, वो इतना गहराई में जाके उनको मारा गया था। इसी के साथ अगर यूक्रेन की तरह थोड़ा देख लेते हैं, सॉरी यहीं पे मैं कह देता हूं कि ये भी एक लड़ाई ऐसा है 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ था, और ये लड़ाई में इजराइल और ईरान इन दोनों के बीच में, ध्यान ले लीजिए, करीब मार्च के महीने में शायद हुआ था, मार्च 2024 में दमिश्क में जो डिप्लोमेटिक मिशन था ईरान का, उनके ऊपर इजराइल ने हमला करने के बाद ईरान पहली बार इनकी जो संपर्क है रिलेशनशिप में, पहली बार उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंट किए थे। यानी कि जहां तक मेरा मेमोरी को मैं कदर करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं, ये था शायद 13 अप्रैल मिड अप्रैल 2024 को ईरान के मिसाइल डायरेक्ट इनका आयरन डोम के थ्रू पेनिट्रेट करके इजराइल में अटैक किए थे। सबको अभी तक तो पता हो गया होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में कंटिन्यूस बॉर्डर नहीं है, इंटर से डिस्टेंस 1800 से लेके 2200 किलोमीटर की दूरी पे उपस्थित है, और जो भी कुछ हमलावर करते हैं ये स्टैंड ऑफ मीन्स और मेजर्स करते हैं, इसके जरिए हमला किया जाता है, मिसाइल, ड्रोन्स, हवाई जहाज की अटैक। और यहीं पे भी मैं बता देना चाहता हूँ, ईरान का कोई छोटा मोटा फौज नहीं है। अगर पाकिस्तान का 6 लाख कह रहे हैं नफरी, तो ईरान का उससे ज़्यादा, और साथ ही उनका नेवी काफ़ी एक पावरफुल नेवी है। इधर उधर आप रिसर्च करेंगे आपको मिलेगा 19 सबमरीन नेवी का एक गहराई और तगड़ापन अंदाज लगाया जाता है, जो सबमरीन अगर मजबूत हो तो ईरान के पास सबमरीन, लोग सुन के हैरान हो जाएंगे सबमरीन क्या कर रहा है ईरान, अभी तक तो पता ही नहीं था। ओपन सोर्स में इधर उधर आपको 19 मिलेंगे, एक्चुअली उनके पास 28 से 29 सबमरीन है। पूरा पर्शियन गल्फ में आज जो अमेरिका को फैले हुए हैं नेवल रिसोर्सेज, ये सब नेवी के जो सबमरीन है अंडर वाटर, उसको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं और डोमिनेट करके रखे। चाइना का तो वेसल आ गया है, वो तो खबर देते जा रहे हैं। और इसी की तरह इनकी जो हवाई जहाज फाइटर जेट, हाँ यहाँ पे कमी नजर आता है, लेकिन सबसे मजबूती उनके पास जो है वो है मिसाइल्स। आप ले लीजिए शॉर्ट रेंज, ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर, ग्राउंड टू ग्राउंड, और जो मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज मान के चलिए आप 100 किलोमीटर, 70 to 100 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद वाले जो है 300 किलोमीटर तक मीडियम रेंज का ले लीजिए। उसके बाद जो मीडियम टू लॉन्ग रेंज होता है वो 300 से 600, 800, इस किस्म 1500, 2000 की, ये जो लॉन्ग रेंज वाले हैं इस किस्म की मिसाइल हैं। और लेकिन उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार है, बहुत गिने चुने समय में इस्तेमाल किया हुआ है, हाइपोसोनिक मिसाइल। बट ज़्यादातर उन्होंने ड्रोन्स को यूज़ किए हैं और मिसाइल्स को यूज़ किए हैं। और एक दिन, एक समय में उन्होंने 500 के करीब करीब ड्रोन्स इकट्ठा इस्तेमाल किया था इजराइल को जवाब देने के लिए। ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों देश के बीच में काफ़ी तनाव रहा है। ये प्रॉक्सी के जरिए से अभी तक हमलावर करते रहते थे। प्रॉक्सी कौन कौन है? यमन की तरह हुतीस, और गाजा की तरह आपके हमास, और लेबनान की तरह हिजबुल्ला, और इराक की तरफ मिले जुले हैं। जो कैलिफेट पहले हुआ करता था सीरिया और इराक के ऊपर, उधर है हादिल अल साइब। लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ये पावरफुल टूल है। और इन्हीं का लीडर को, जो मेजर जनरल साहब को उन्होंने मारा था जब इराक में विजिट के लिए एयरपोर्ट में गए थे, तो ड्रोन के जरिए से, तो इन्हीं को मारा है। और इनकी काबिलियत अभी भी
बरकरार है। तो इसी के साथ एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो आयरन डोम। आयरन डोम ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर, जो दुश्मन की तरफ से अलग अलग किस्म के मोटर बम हो या आर्टिलरी बम हो, मोटर का छोटा रेंज होता है ना, उसको कहते हैं कि 200 गज से 50 गज से लेके आपको मान के चलिए 5 किलोमीटर तक। और कोई कोई मोटर, आजकल हैवी मोटर्स हैं, वो 6.5-7 किलोमीटर तक चला जाता है रेंज। उसके बाद आर्टिलरी आप उसके आगे ले लीजिए 30, 40, 50, 60 इस किस्म की। पिनाका रॉकेट सिस्टम और 70 किलोमीटर से ज़्यादा आजकल फायर करने लगा है। तो यह आर्टिलरी जैसे हो जाता है, उसके बाद आप आ जाइए मिसाइल सीरीज। तो ये शॉर्ट रेंज 70, आयरन डोम का जो पहला ये है स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स को 70 किलोमीटर तक वो कवर करता है। और 70 किलोमीटर से आगे जो होते हैं, इसके लिए लेयर्स में है, उसको बोलते हैं डेविड स्लिंग। ये डेविड स्लिंग 70 to 300 किलोमीटर तक जितने ऑनकमिंग मिसाइल या और कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा हो, उसको नाकारा करने का इनका सिस्टम है, उसको डेविड स्लिंग बोलते हैं। उसका काबिलियत ये रखता है। उसके बाद होता है एरो हेड, जो एरो 1, एरो 2 वो अलग अलग रेंज के हैं। तो इस तरह वो मीडियम से लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है। लेकिन ये जो डेविड स्लिंग और एरो है, ये जो डेफिशिएंसी है, काबिलियत, वो सब के सब इंटीग्रेटेड है। जो काबिलियत है और जो डेफिशिएंसी, उसको मद्देनजर रखते हुए इजराइल ने अभी एक नया सिस्टम अपनाया है काफ़ी रिसर्च के बाद, और उसको डिप्लॉय करने लगे हैं। उसको बोलते हैं डायरेक्ट एनर्जी इक्विपमेंट। वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम जो है, इट इज़ लेजर बीम बेस्ड, और बहुत कम खर्चे में कोई ऑनकमिंग प्रोजेक्टाइल, चाहे ड्रोन हो या कोई मिसाइल हो, बहुत, अगर मान लो आप 100 रुपये खर्चा करते थे पहले अंदाजन कोई मिसाइल को नाकारा करने के लिए, आसमान में डिस्ट्रॉय करने के लिए, अभी 100 के जगह आप 1 रुपये में या ज़्यादा ज़्यादा 10 रुपये में उसको आप नाकारा कर सकते हो। इतना उसका डिफरेंस है। और यहीं पे उन्होंने जो 100 किलोवाट का जो लेजर बीम, उसको बोलते हैं, नाम है आयरन बीम। ये आयरन बीम जो है, ये ऑलरेडी उन्होंने, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया, 1 रुपये नहीं, 10 नहीं, अगर आप करेंगे बोलेंगे तो ये एक्चुअली वो कहते हैं कि फ्यू डॉलर पर कॉस्ट पर शॉट, मतलब बहुत कम भाव में उसको आप ये कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहीं पे इसी का तुलना में आप देखेंगे हिंदुस्तान जो रिसर्च किया है, जो ओपन सोर्स में है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को बोलना ठीक नहीं समझता हूँ। कोई देश जो है अपना काबिलियत को इतना खुलेआम नहीं बोलेगा, हम भी नहीं बोलेंगे। जो अभी तक प्रकाश पाया है ओपन सोर्स में, वो है हिंदुस्तान 30 किलोवाट। इजराइल का है 100 किलोवाट क्लास का है हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम। हमारा है 30 किलोवाट का जो हाई एनर्जी लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, उसको बोलते हैं मार्क 2 अल्फा सिस्टम। ये है। तो यहाँ पे हमारा कमी है, तो ये कमी का मद्देनजर रख के शायद जा रहे होंगे बातचीत करने के लिए। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन आपको पता होगा, कुछ महीने पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस का एक एग्रीमेंट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई डरावनी पैदा किए हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, चाहे वो प्रोजेक्टेड हो या कोई इंटेंशन उनका और कुछ हो, लेकिन ज़रूर इस किस्म की जो एग्रीमेंट होते हैं आज के वातावरण में, सबको थोड़ा सा ये स्पेक्ट्रम में काम करना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल और इंस्पेक्ट ऑल, इसी चीज़ को मद्देनजर रख के हमें हर चीज़ को फूक फूक के कदम रखना चाहिए। तो यहाँ पे इजराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन का मैं अंदाज लगा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से रेस्ट्रिक्टेड सोर्सेस में एमओयू के बारे में चर्चा चल रही है और बातचीत भी हो रही है। उनका भी टीम्स आके चले गए हैं, हमारा टीम्स होके आ गया है। तो ये एक एमओयू साइन होने का काफ़ी संभावना है। और इसके अलावा
हमारा यहीं पे अगर मैं आगे ना जाके यहीं खत्म कर दूं ठीक रहेगा कि सुदर्शन चक्र के बारे में सब जिक्र किए थे प्रधानमंत्री साहब। 15 अगस्त को जो हमारा रेड फोर्ट से अनाउंस किया था उन्होंने, ये सुदर्शन चक्र भी आयरन डोम के साथ मिलता जुलता है, लेकिन उससे काफी गुना ज्यादा असरदायक है। तो ये सुदर्शन चक्र में जो सिस्टम इंटीग्रेट होंगे, ये जैसे मैंने एक उदाहरण दिया 100 किलोवाट क्लास का जो हाई एनर्जी लेजर वेपन है, ये एक हम ले सकते हैं। प्लस इनका काफी मल्टी लेयर्ड मीडियम एंड लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, जो काफी कामयाबी के साथ हम अपने सुदर्शन चक्र में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान ऑलरेडी शुरू हो चुका है। काफी बढ़ चढ़कर काम हो रही है, तेजी से हो रही है। ये उन्होंने 2035 तक डेट दिया है, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि ये 2030 से पहले पहले कामयाब मतलब डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कैसे कामयाबी कर सकते हैं ताकि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो थ्रेट है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की तरफ से कोई पत्थर भी फेंकता है, उसको रोकने का काबिलियत होना निहायत आवश्यक है। ऐसा पूरा हम देश में जितने शहर हैं, बॉर्डर एरियाज, जो लिविंग हैबिटेट, जो हमारे बिल्ट अप एरियाज हैं, सिविल पॉपुलेशन है, उनको किस तरह प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, ये एक किस्म का एक कैसे उसको बढ़ोतरी दिया जा सकता है, इसके बारे में ये एमओयू में मेरे अंदाज के मुताबिक प्रकाश पाना निहायत आवश्यक है। और साथ ही ये जो ट्रांसफर ऑफ एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी, मैंने आपको विस्तार में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में बताया, लेकिन ये जो उनके पास, इजराइल के पास मल्टी लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सुदर्शन चक्र को एक इनप्रेग्नेबल वॉल बनाने के लिए। सो ये मल्टी लेयर्ड हथियार के बारे में काफी बातचीत चल रही है बिहाइंड द सीन, ट्रैक टू लेवल पे एंड ऑफिशियल लेवल पे ऑल्सो। इसके बारे में भी चर्चा होगी कि इसको को डिजाइनिंग, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन हिंदुस्तान के अंदर जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के उसके तहत इसको आगे की तरह हम ले जा सकते हैं। और इसके अलावा उनका स्पीच वगैरह है, लेकिन हम ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हम इसमें मैं आपसे चाहती हूँ थोड़ा सा हेक्सागन ऑफ अलायंस पे भी आप थोड़ा सा बात करें, जो नेतन्याहू जो है पीएम, उन्होंने बात की है और उसमें वो भारत को भी चाहते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, उस चीज के ऊपर मैं कवर करूंगा अभी कि उन्होंने ये जो हेक्सागनल जो अलायंस आप कह रहे हैं, ये हेक्सागनल अलायंस बोलने से पहले कोई देश अगर दूसरे देश के साथ समझौता और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, सिर्फ एक पहलू को मद्देनजर रखने, वो इकोनॉमी, आपका डिप्लोमेसी, आपका पॉलिटिकल, इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सिक्योरिटी। जब इजराइल के साथ कर रहे हैं तो हमारा देश को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, सिक्योरिटी। नाउ सिक्योरिटी को असरदायक बनाने के लिए उसमें चंद एक है कन्वेंशनल सिक्योरिटी, यानी कि टैंक, हवाई जहाज, मिसाइल, ये हो गया कन्वेंशनल। इसके साथ 3 डोमेन और जोड़िए हैं, मल्टी डोमेन में इजराइल बहुत आगे है, ठीक है ना। और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 6% जीडीपी का खर्चा करते हैं, हमारा 0.65% खर्चा हो ओवरऑल। लोग काउंटर करते हैं इस पॉइंट को ये कह के कि पिछले साल तो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। 1 लाख करोड़ एक साल में दे के अगले साल अगर बिल्कुल कुछ नहीं देंगे या कम देंगे, उसको आप 6% नहीं कह सकते हैं। आपको सस्टेन्ड वे में R&D के लिए खर्चा करना चाहिए। मैं कोई जगह पॉडकास्ट में यही बताया हूँ, R&D एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो इंटीग्रेटेड होना जरूरी है। तो सिक्योरिटी का एक हो गया कन्वेंशनल, दूसरा है अनकन्वेंशनल, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे कि मान लीजिए आपका काउंटर टेररिज्म। इसके लिए सबको शायद पता होगा, हिंदुस्तान का एक स्ट्रेटेजी, काउंटर स्ट्रेटेजी, ऑफिशियली मेरे पास कुछ आया नहीं सूचना, लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ ओपन सोर्सेस से, प्रहार बोलते हैं हमारा काउंटर स्ट्रेटेजी टेररिज्म के खिलाफ, प्रहार कहा जाता है। तो ये प्रहार जो पाकिस्तान का जो फिलॉसफी है, डॉक्ट्रिन है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये जो ब्लीड विथ 1000 कट्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी वॉर, हिजबुल मुजाहिदीन, आज ही 7 टेररिस्ट मारे गए हैं किश्तवाड़ में,
कौन सा ग्रुप का है, लश्कर तैयबा या दूसरा ग्रुप क्या था, जैश मोहम्मद के 7 टेररिस्ट, बड़ा ड्रेडेड टेररिस्ट साइफुल्लाह जो है लीडर को काफी सालों से ढूंढ रहे थे हम, और पहलगाम ऑपरेशन के बाद यही लोग थे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट देने वाले 7, और ये 7 को मारने के लिए करीब करीब लग गया 362 दिन से ज्यादा समय लगे। ऊंची पहाड़ी, बर्फ, बादल और जंगलों में उसको धीरे धीरे नैरो डाउन करके इतना लॉन्ग ड्रॉन ऑपरेशन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद पहली बार हुआ है। तो फौज को और सीआरपीएफ और जो भी जुड़े हुए इनके साथ सबको बधाई, चाहे आप कितने दें फिर भी कम है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण झटका मिला है पाकिस्तान को और ये जैश ए मोहम्मद को पर्टिकुलरली। सो इसका जो काउंटर स्ट्रेटेजी चंद एक हिस्सों में होते हैं। एक है इंटेलिजेंस, सबसे पहले प्रिवेंट करने के लिए दुश्मन के इलाके में जब तैयारी चल रहा है उसको वहां पे रोकना है। उसके बाद आप अपना आर्किटेक्चर ऐसा बनाए उनको रोकने के साधन होना चाहिए। उसके बाद जब वो अंदर घुस आते हैं, मान लीजिए इतना सब कुछ करने के बाद फिर घुस आते हैं, तो लोगों को उनके अंदर एक जागृति, ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस सबको साथ में लेके चलना है, एक होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ। खबर एक ऐसा चीज है जिसको दिख रहा है उल्टा सीधा वो आके खबर देना निहायत आवश्यक है। ये एक हमारा वे ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। और जब फोर्स एप्लीकेशन होते हैं उसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शनेट फोर्स, जिस तरह थ्रेट आ रहा है उसको नाकारा करने के लिए जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि आपको ये मच्छर जैसे कि फ्लाई को किलिंग ऑफ फ्लाई विद हैमर, ये करना एक्चुअली सही नहीं होगा। और ये जो फैलाव होता है रेडिकलाइजेशन, उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा, तो ये सारे एक बना हुआ है। जब ऑफिशियली आउट हो जाएगा पढ़ लीजिएगा उसको। लेकिन एक मोटा मोटा ये इजराइल की सिखलाई जो है उससे हम कुछ आइडिया लेके मेरे विचार के मुताबिक ये बनाया गया है, बाकी सारे देशों का भी है। तो ये भी एक होने का काफी अंदेशा है। दूसरा इसी के साथ मैं आपको टच कर देना चाहता हूं, एक तो बताया कि सिक्योरिटी का पहलू, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो लैंड एरियाज है, बेस्ड है, कौन कौन से अफेक्टेड एरिया है बिटवीन मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया में कौन कौन से देश हैं जो हमारे साथ हैं, लाइक माइंडेड कंट्री, जिनको बाइंड करके रखना निहायत जरूरी है एक अलायंस में। सो ये इस किस्म की नाम अभी तक तो प्रकाश पाए नहीं, अगर आपको मालूम है आप बता दीजिए। लेकिन ये संकेत दिया गया है कि अफ्रीका के कुछ देश हैं। ये बताया गया है कि जो अरब इंडिया है, अरब देश हैं कुछ, और मेडिटेरेनियन और साथ ही अफ्रीका, ये 3 मेजर रीजन मतलब है। उसमें से कौन देश हो सकते हैं ये अभी करें। तो मेरा ये तो कह रहा है कि शायद इसमें वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई है। हेनरी किसिंजर 1969 में एक बयान में बताए थे, मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है, रीजन है, जहाँ पे कोई लड़ाई इजिप्ट के बिना शुरू नहीं हो सकता है और कोई शांति आप सीरिया के बिना स्थापना नहीं कर सकते हैं। वो अंग्रेजी में लिखे हैं लेकिन उसका हिंदी अनुवाद में कह रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कौन कौन मिडिल ईस्ट से होंगे और कौन कौन अफ्रीका से होंगे। तो इसी तरह एशिया में कौन कौन होंगे, कौन कौन नहीं होंगे, ये मैं आपके आई लिव इट फॉर योर गेस। लेकिन इस किस्म का एक हेक्सागोनल एक छवि के रूप में देशों को एक्चुअली अलायंस के जरिए से कमिटमेंट लेके सबको जुड़ाया जाएगा, ये इनका सोच विचार है और ये भी एक बातचीत होने का संभावना है। और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया लड़ाई में एक चीज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एज ए लेसन उभर के आए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडर्न वॉरफेयर इज बीइंग डोमिनेटेड बाय लॉइटर एमिनेशन, यानी कि ड्रोन अलग अलग किस्म के हैं। इजराइल के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं। आप अंदाज लगा के देखिए, आप इजराइल और ईरान के बीच में अगर 1800 से 2200 किलोमीटर दूर है तो एयरक्राफ्ट तो हमेशा भेज नहीं पाएंगे, तो आप ड्रोन्स भेजेंगे। ड्रोन्स इतना लॉन्ग डिस्टेंस के उसको पायलट कंट्रोल करना निहायत आवश्यक है। ये नहीं कि कोई बटन दबा दिया और ड्रोन जाके फायर करके आ गया, उसको कंट्रोल भी करना है, उसको रेगुलेट करना है, मॉनिटर भी क्या करना निहायत जो सैटेलाइट की जरूरत है। तो हो सकता है कि इजराइल के मोसाद वाले जो हों आगे आके जो उनके लाइक माइंडेड कंट्रीज उनके लिए जो बेसिस हैं वहां से वो यूज कर रहे हो सकता है कि वो अपने जो जमीन है वहां से वो लॉन्च कर। लेकिन इजराइल का साइज आप अंदाज लगा सकते हैं 400 किलोमीटर बाय 140 किलोमीटर है।
ठीक है नहीं। सो ये उसका साइज है। उस छोटा सा देश के अंदर वो क्या क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, और जितना करेंगे उतना ही वो ड्रॉ करेंगे अटेंशन दुश्मन का। तो ये सारी चीजें जो हैं, मोटे तौर पे आयरन डोम के जो एरो एंड डेविड स्लिंग सिस्टम जो वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज को वेपन को उनके ऊपर अटैक के मोड में जो आ रहा है उसको कैसे आसमान में उसको नाकारा कर सकते हैं। और अभी जैसे हमारे पास इजराइल का एक हथियार है बराक 8, ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को शायद पता नहीं होगा, इजराइल बहुत आगे पहुंच चुका है। उन्होंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आयरन डोम के साथ जोड़ के रखे हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान पीछे है, हिंदुस्तान बोलता नहीं है, चुपचाप करते रहता है। सिंदूर में सब साबित कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पहले पिकअप करता है कि टारगेट कौन सी आ रही है, उस टारगेट को मध्य नजर रख के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, आपके पास ड्रोन्स भी हैं, हवाई जहाज भी है कि नहीं। सो ये अलग अलग S-400 है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके कैरेक्टरिस्टिक और कैपेबिलिटी को मध्य नजर रख के वो वेपन को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद फिर ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद जाकर वो वेपन सिस्टम लॉन्च होता है। तो उसके जगह जगह जहाँ जहाँ पिवटल पॉइंट्स है वहाँ पे इट इज कंट्रोल्ड बाय मैनुअल एफर्ट। कहीं कुछ अगर मिसअप हो जाता है वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सिस्टम है, इससे क्या होता है कि कोई गैप, और सारे जितने भी गैप हैं वो ओवरलैप होते हैं, तो गैप होने का संभावना बहुत कम है। तो ये जो सिस्टम है ये उनसे सीख के हमारा जो सुदर्शन चक्र को कैसे कामयाब बना सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना निहायत आवश्यक है। अभी मैं आ जाता हूँ सीधा आपका जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, अभी टाइम है 2-3 मिनट और बात कर सकते हैं, ये है जो टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो टैरिफ इम्पोज किए हैं डोनाल्ड ट्रंप में, उसको इलीगल डिक्लेयर किया है वर्डिक्ट में। इलीगल का मतलब यह है कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जहां तक वो कर सकते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं डाला है, लेकिन उसके आगे ज्यादा टैरिफ डालने के लिए कांग्रेशनल अप्रूवल होना निहायत आवश्यक है। ये 1977 का उनका आर्टिकल है, और उस आर्टिकल के मुताबिक ये भी हमारे दर्शकों को बता देता हूं कि एक MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक मिनिमम स्टेटस होता है, वो है 3.5%। एक 3.5% है हर एक देश के ऊपर। इसके अलावा हिंदुस्तान का 50% से डाउन कर दिए थे 18%। जब हम 18% कहते हैं इसका मीनिंग है 18% प्लस MFN का जो परसेंटेज 21.5% या 21.4%। अभी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पहले 10% पे नीचे आ गए थे, फिर 10 से उसको 15% कर दिया। अगर आप, मैं एक स्टूडेंट हूँ जियोपॉलिटिक्स का, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम थोड़ा पढ़ते रहता हूँ, अगर गहराई में इफ यू जॉइन द डॉट्स, लीगली स्पीकिंग ये 15% भी लागू नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लोग जा सकते हैं। तो इनका जो ये है कि वो मैक्सिमम मेरे ख्याल से वही 3.5 जो MFN स्टेटस आप कह रहे हो, इसके अलावा आप 10% तक आप विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आप उसको इम्पोज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने से आप यू विल ड्रॉ द फ्लैग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे को ये लग रहा है कि 15% में ही इज टोटली रेस्टलेस। डोनाल्ड ट्रम्प इज अनकंफर्टेबल। वो कह रहे हैं कि सबको मैं खा जाऊंगा। टैरिफ जो है कोई हथियार नहीं होता है। टैरिफ से आप सरकार चला नहीं सकते हो। टैरिफ आप डालते हो वो उसका कंज्यूमर पेमेंट करता है। जो इंपोर्टर है वो जो सामान आता है, हिंदुस्तान कोई सामान बेचता है तो उनके जो इंपोर्टर, जो खरीदने वाले कंपनी है, वो टैरिफ को पेमेंट कर रहे हैं। जब वो टैरिफ पेमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट के ऊपर दाम उसको बढ़ाएंगे। अब प्रोडक्ट लेने वाला कौन है? वो लेता है जो खरीदार कस्टमर है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्राइस राइज हो जाता है। ये 3-4 बार ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है। इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। यह हाइपर इन्फ्लेशन समय कम होने के नाते मैं इतना विस्तार में बता नहीं पाऊंगा। इट लीड्स टू एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से सोशल अनरेस्ट होता है। ये एनआरकी की तरफ पॉइंट करता है।
और सिविल वॉर की तरफ बढ़ता है। मैं जगह जगह अलग अलग पॉडकास्ट में यह ऑलरेडी बता चुका हूं। आज के दिन में अमेरिका जैसे देश में एक पॉलिटिकल सिविल वॉर चालू है। इस कोई हैरान नहीं होना चाहिए किसी को ये। तो एक पॉलिटिकल सिविल वॉर, और उनका जो डेट इतना ऊंचे स्तर पर हो गया है कि उसको काबू में लाना उनके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, समय पास करने के लिए वो अलग अलग स्टेप ले रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा थाम जाइए, मेरे विचार के मुताबिक ईरान के खिलाफ भी अटैक नहीं करेंगे। और इनका मिड टर्म इलेक्शन के अलावा 25 सीट सेनेट में खाली हो रहा है। कांग्रेस में डोमिनेशन है किसका, रिपब्लिकन्स का, लेकिन सेनेट में 37 सीटों से वो कम पड़ रहा है, डेमोक्रेट्स उसको डोमिनेट कर रहे हैं। तो वो जो सीट खाली हो रहे हैं, हाल ही पिछले कोई महीनों में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें डेमोक्रेट्स बढ़ चढ़कर जीत के आए हैं। तो ये भय हो रहा है क्योंकि अभी का माहौल ऐसा है, ऐसा ना हो कि उनके हाथ में जो जीत थी वो ऐसा ही खुलेआम प्लाटर में वो डेमोक्रेट्स को देने लगे। ये भी एक प्रभाव डाल रहा है, दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जियोपॉलिटिकल चर्न जो हुआ है टेरिफ की वजह से, सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हुआ है, इससे 3-4 चीजों के ऊपर ध्यान जाता है। नंबर एक, ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस 42 बैरल पर बैरल होता था, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले। अभी बढ़ के करीब 60.7 और 71.2 ऐसा कुछ 70 के ऊपर हो गया, पर बैरल हो गया है। और अगर आप देखते हैं रशिया की तरफ, जो उराल वाला जो ऑयल है वो कंट्रोल्ड है, वो लीडिंग इकोनॉमीज उसको 60% कैप लगा रखे, इसके बावजूद भी वो $60 पर बैरल हो जाता है। अगर मान लीजिए ईरान को छेड़ देते हैं और हरमुज को कट ऑफ कर देता है कौन, ईरान, इवन इफ फॉर वन डे, मैं कह रहा हूं, पूरा विश्व का जो ऑयल प्राइस है, ये बैरल का ऑयल प्राइस जितना आज पे है, ये 100 से पार करके ये 150-200 पर बैरल होने का खतरा रहता है। चाहे कितने वेनेजुएला को आप जोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी ये 20% ऑफ ऑयल इज प्रोवाइडेड बाय दिस मिडिल ईस्ट रीजन, इट पासेस थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इसका नतीजा है। इसी तरह ये जो लड़ाई चल रही है हमास के खिलाफ, अब बोर्ड ऑफ पीस बना रखे हैं। मेरे विचार के मुताबिक, मैं डॉट्स को जॉइन कर करके अभी तक यहाँ तक आया हूँ, ये कामयाब नहीं होने वाला है, ये दिखावा है। आप यूएन का पैरेलल सिस्टम एक चला रहे हैं, यूएन को साथ में नहीं ले रहे हैं, कुछ देशों को लेके $1-1 बिलियन आप चांदा अदाय करके बना रहे हैं सिस्टम। ये कोई इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसको आप मैंडेटेड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यूएन ने जो मैंडेट दिया है वो सिर्फ हमास के लिए दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस को उस स्कोप से बढ़ा के कह रहे अगले लड़ाई और भी लड़ाई जो हो रहे हैं विश्व में, उनके तरफ भी ये बोर्ड ऑफ पीस को हम विस्तार में फैलाएंगे। तो ये सारी चीजों को जब मद्देनजर रखते हैं तो ये होना बहुत, हिंदुस्तान अभी तक फॉर्मली और फर्मली कमिटमेंट नहीं दिया है, मेरे पास है अभी नहीं दिया है ये, अभी कुछ भी भारत ने नहीं किया इस पे। यही मैं पूछ रहा था, कोई मेरे दोस्त है, मैं कि फाइनल क्या है, उन्होंने मैसेज दिया है कि नहीं दिया है अभी तक, और लग रहा है कि हिंदुस्तान नहीं देगा बोर्ड ऑफ पीस के लिए। अभी आ जाता है रशियन ऑयल, चाहे वो कुछ भी कहे, हिंदुस्तान कभी ये स्टेटमेंट नहीं देगा कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि समय था 2007 और 17 के बीच में ये हमारे ऊपर दबाव डालते रहे, पूरा तेल हमारा इंपोर्ट आज के दिन में होता है 87.7% बाहर से आता है, ठीक है ना। और हर साल जो है ईयर ऑन ईयर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है 8 to 8.6%। तो ये जो डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, आप कभी बोलते हो ईरान के साथ बंद कर दिया, हमारा था 17% ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ईरान से 2007, बाय 2017 ये जीरो हो गया। वेनेजुएला का हमने स्टार्ट किया था 2019 से, उन्होंने बंद करा दिए। रशिया के साथ क्या, उन्होंने बोला था रशिया से लो, रशिया से बंद करके अभी कहां से लोगे। पूरा एक देश से आप तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो ना, आपका बास्केट को अलग अलग जगह रखना, ये तो कॉमन सेंस है। और मोर देन दैट, कोई देश जो है तेल देश टू देश जो है, जैसे हथियार वगैरह प्रोक्योरमेंट होता है, ये तेल देश टू देश नहीं होता है, उसको चलाने के लिए कंपनीज होते हैं। कंपनी मार्केट फैक्टर्स को स्टडी करके वो अपना सिलेक्शन करते हैं, किससे लेना है, कौन सा सस्ता पड़ेगा, प्रॉफिट कहाँ पे होगा, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन टाइम कितना है, मोड क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, सेफ्टी और सिक्योरिटी कितना है, ये सारी चीजें देख के करना पड़ते हैं। तो इसलिए ये हिंदुस्तान ये स्टेटमेंट मेरे विचार के मुताबिक नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए।
और ये तनाव यूएस और इंडिया के बीच में चलती रहेगी। इसलिए ट्रेड डील जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट होना था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 10% से एक ही दिन के अंदर वो जंप मार के 15% बोल दिए। पता नहीं कल जाके क्या फिर हो जाएगा उनका सुप्रीम कोर्ट। एक उन्होंने ट्रूथ स्पेशल ट्विटर में एक स्टेटमेंट, जुडिशरी एक सिस्टम ऐसा होता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई प्रेसिडेंट या कोई भी उच्च स्तर का कोई संस्था हो, जुडिशरी के खिलाफ इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं ये भी काफी इलेजिटिमेट कम्युनिकेशन है, और इसके खिलाफ भी एक्शन उनके अभी हो सकता है। तो ये बड़ा काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट, और उन्होंने काफी अग्रेसिवली सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया। ये नहीं कि आर्बिट्रली हिंदुस्तान ये सारे कदम उठाया, हमारे पार्टी जो है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो भी यही महसूस कर रहे हैं। आपस में ये सिद्धांत किया गया है थोड़ी देर के लिए उसको स्थगित किया जाए, और आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका नीड्स इंडिया एज मच एज इंडिया नीड्स अमेरिका, इस किस्म की एक देश का एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हम बांध के रहें, लेकिन ये नहीं कि झुक के हर चीज में और उनके बातों बातों पे पूरा एकदम एक्सेप्ट करके जाना। हमारा नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज को इतने सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।